हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखा था न्यून मांग क्या होती है, अधिमांग क्या होती है। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है। इसके अलावा जो आरबीआई है वो क्या क्या कदम उठाती है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को सुलझाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करने के उपाय। न्यून मांग और अधिमांग, न्यून मांग का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में जो मांग होती है वो कम हो जाती है। अधिमांग का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई। और न्यून मांग और अधिमांग को सही करने के लिए या तो सरकार कुछ कदम उठाती है या फिर जो देश का केंद्रीय बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कुछ कदम उठाता है। तो जब भी न्यून मांग और अधिमांग को सही करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाती है, सरकार कुछ नीतियां बनाती है जिसकी वजह से न्यून मांग की समस्या है तो उसको कैसे सही किया जाए, या अधिमांग की समस्या है तो उसको कैसे सही किया जाए, तो जो सरकार कदम उठाएगी उसको हम बोलेंगे राजकोषीय नीति। क्योंकि सरकार इसके लिए कुछ नीति बनाती है, निर्देश बनाती है कि क्या क्या कदम उठाए जाए, तो उस राजकोषीय नीति का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब इसको सही करने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठाती है तो उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति का मतलब है सरकार की नीतियां। जब सरकार कुछ कदम उठाती है जिससे न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को सही किया जा सके तो राजकोषीय नीति हो जाती है। सरकार क्या करती है, सरकार अपने आय और व्यय को कंट्रोल में करके न्यून और अधिमांग को सही करती है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, वो देश का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। जब हमने इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था जो निवेश गुणक के ऊपर है, तो उसमें हमने देखा था छोटा सा अर्थव्यवस्था के अंदर जब कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो जब भी अर्थव्यवस्था में निवेश करती है सरकार तो उसकी वजह से क्या होता है, सभी लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो उससे लोग ज्यादा ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। तो सरकार व्यय करती है तो उस व्यय का अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर सरकार ज्यादा व्यय करने लग जाएगी तो उससे लोगों की मांग बढ़ जाएगी, अगर सरकार कम व्यय करेगी तो उससे लोगों की मांग कम हो जाएगी। तो जैसी सिचुएशन देखती है अर्थव्यवस्था में सरकार उसके अकॉर्डिंग कदम उठाती है। अगर हम बात करें न्यून मांग की, तो न्यून मांग में क्या होता है, न्यून मांग में जो मांग होती है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो जब मांग कम हो जाएगी, मांग कम कब होती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो सरकार क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में ज्यादा व्यय करने लग जाएगी। यानी कि स्कूल्स बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाएगी। इन काम की वजह से सभी लोगों के पास पैसा पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में सभी के पास पैसा आ जाएगा और सभी दोबारा से ज्यादा मांग करने लग जाएंगे और जो न्यून मांग की समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग की समस्या है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को यानी कि अपने व्यय को कम करने लग जाएगी। तो जब भी सरकार अपने व्यय को कम कर देगी उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास में कम पैसा आएगा, और जब लोगों के पास में कम पैसा आएगा तो उसकी वजह से लोग कम सामान खरीद पाएंगे यानी कि कम मांग कर पाएंगे। तो जो अधिमांग की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था दोबारा से संतुलन की स्थिति में हो जाएगी। तो सरकार व्यय करके या व्यय को बढ़ाकर न्यून मांग की समस्या को सही करती है और व्यय को घटाकर अधिमांग की समस्या को सही करती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सरकार की जो आय और व्यय की नीति होती है उसको ही हम राजकोषीय नीति बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको समझना है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सरकार कदम उठाती है अधिमांग और न्यून मांग को सही करने के लिए वो राजकोषीय नीति होती है। अब बात कर लेते हैं मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति जो कदम आरबीआई उठाती है जो अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग और न्यून मांग की समस्या उसको सही करने के लिए, तो वो मौद्रिक नीति का पार्ट होता है। तो ये आरबीआई की नीतियां होती है। हमने इससे पहले जब चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था जो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसमें हमने देखा था कि आरबीआई क्या है, समय समय पर बहुत सारे कदम उठाती है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में जो साख की मुद्रा की पूर्ति होती है उसको कंट्रोल करती है। जैसे अगर अर्थव्यवस्था के अंदर कम मांग कर रहे लोग यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई कुछ ऐसे कदम उठाती है जिसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच सके। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो अर्थव्यवस्था में
आरबीआई कुछ ऐसे कदम उठाती है जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा जा सके। तो आरबीआई के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं, जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती है, उसको हम मौद्रिक नीति बोलते हैं। अब आरबीआई के पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करती है? सबसे पहला बैंक रेट, उसके बाद रेपो रेट, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं इनका फॉलो करती है आरबीआई। इसकी मदद से अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को सॉल्व करती है। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा पहले भी की हुई है जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, और आज भी हम इस वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हमने देख लिया एक ओवरव्यू कि राजकोषीय नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है। आई होप आपको समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। मैंने इसे पिछली वाली वीडियोस में भी आपको बताया था, जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या बात कही जा रही है। अगर आप डायरेक्ट किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे या डायरेक्ट डेफिनेशन को देखोगे तो वो आपको ज्यादा हार्ड लगेगी पढ़ने में, लेकिन जब आप ऐसे इनको शॉर्ट में पढ़ के देखोगे और समझोगे कि क्या इसके अंदर दे रखा है, तब आपको डेफिनेशन लिखने में और याद करने में बहुत ज्यादा सरलता लगेगी। अब जैसे हमने ये वाली चीज पढ़ ली है तो हम इसको डेफिनेशन को देखेंगे दोनों को, तो हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है। तो राजकोषीय नीति की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें ये बोल रखा है, इससे अभिप्राय सरकार की आय और व्यय नीति से है। यानी कि जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार की आय और व्यय की नीति होती है, जो अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की स्थितियों को ठीक करने के लिए अपनाई जाती है। यह अर्थव्यवस्था में अधिमांग और न्यून मांग की समस्या को सही करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे मौद्रिक नीति की तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इससे अभिप्राय उस नीति से है जो आरबीआई द्वारा अपनाई जाती है। तो ये बात हमने पहले भी देख ली थी कि जो मौद्रिक नीति है वो आरबीआई की नीतियां होती है। तो ये आरबीआई की नीति यानी कि आरबीआई द्वारा अपनाई जाती है। इससे साख की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है और अधिमांग और न्यून मांग की स्थितियों को सही करने के लिए ये नीति अपनाई जाती है। यानी कि आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो मनी का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग की समस्या यानी कि ज्यादा मांग हो रही है तो इसका मतलब क्या है? लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो आरबीआई क्या करेगा? ऐसी कंडीशन में वो मुद्रा की जो पूर्ति हो रही है उसके ऊपर कोई नियंत्रण रख लेगा कि लोगों के पास कम पैसा पहुंचे। अगर लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो उससे जो उनकी मांग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और अर्थव्यवस्था दोबारा संतुलन की स्थिति में हो जाएगी। अगर हम इसके दूसरे टॉपिक की बात करें कि अगर लोगों के पास में पैसा नहीं है यानी कि न्यून मांग की स्थिति फैली हुई है अर्थव्यवस्था के अंदर, तब क्या होगा? अर्थव्यवस्था में क्या होगा? जो आरबीआई होगी वो मुद्रा की पूर्ति को छोड़ देगी, यानी कि वो मुद्रा पूर्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं करेगी और मनी फ्लोज को एज इट इज चालू रखेगी। तो अगर न्यून मांग की समस्या होगी यानी कि जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई कुछ ऐसी गाइडलाइंस को फॉलो कर देता है जिसकी वजह से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अर्थव्यवस्था के अंदर मनी के फ्लो को एज इट इज जारी रखते हैं, यानी कि मनी के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रखा जाता है। और उससे क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच जाता है और जो न्यून मांग की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और लोग मार्केट के अंदर डिमांड करने स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर अधिमांग की समस्या होती है तो मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जाता है, और अगर न्यून मांग की स्थिति होती है तो मुद्रा की पूर्ति को एज इट इज छोड़ दिया जाता है जिससे लोगों के पास पैसा पहुंच सके और न्यून मांग की समस्या सॉल्व हो सके। तो जो आरबीआई के द्वारा नीति अपनाई जाती है उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी फर्दर रीडिंग के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इनका बारी बारी से समझेंगे कि राजकोषीय नीति में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मौद्रिक नीति में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनको हम देखेंगे इस वीडियो में अभी। तो अब हम देखेंगे कि जो राजकोषीय नीति होती है यानी कि ऐसी नीति है जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है जिससे न्यून मांग की समस्या और अधिमांग की समस्या को सही किया जाए, तो उसके कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि इस नीति के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती है। सबसे पहली चीज जो सरकार फॉलो करती है वो होती है सरकारी व्यय। जैसा कि हमने अभी देखा था, सरकारी व्यय का मतलब क्या होता है? जो सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर खर्चा करती है वो खर्चा कई तरीके का होता है। जैसे सरकार खर्चा क्यों करती है अर्थव्यवस्था में? इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, पुल बनवाती है, कोई डैम्स बनवाती है। इनकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार खर्चा कर रही है उसकी वजह से क्या होगा? जितने भी लोग हैं सबको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उसकी वजह से लोग ज्यादा कंजप्शन करेंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से कंजप्शन बढ़ गया तो यानी कि उनकी जो डिमांड है वो भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग की समस्या होती है यानी कि जब अर्थव्यवस्था में पहले से ही लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो ऐसी सिचुएशन को सही करने के लिए सरकार क्या करेगी? जो अपना व्यय होता है यानी कि जो सरकारी व्यय होता है उसको कम कर देगी। जैसे जैसे सरकारी व्यय कम होने लग जाता है उसकी वजह से लोगों के पास कम कम पैसा पहुंचने लगेगा। जब लोगों के पास कम पैसा पहुंचने लगेगा
तो जो लोग मांग कर रहे हैं सामान खरीदने के लिए, वो मांग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब जब मांग कम हो जाएगी तो उससे जो अधिमांग की समस्या है वो कम हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, इस साइन का मतलब है कि इसमें सरकारी व्यय को कम किया जाता है, न्यून मांग में सरकारी व्यय को बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो अलग अलग साइन है, अगर आप इनकी मदद से याद रखोगे तो याद रखने में आसानी रहेगी। मतलब हम अधिमांग की समस्या को सही करने के लिए सरकारी व्यय को कम कर देंगे। न्यून मांग की समस्या, न्यून मांग का मतलब होता है जब लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है और इसकी वजह से वो मांग नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को पैसा चाहिए। ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी सरकार? सरकार अपना जो व्यय होता है सरकारी व्यय, उसको बढ़ा देगी। तो जब ये एरो ऊपर की तरफ है तो ये आपको समझ जाना है कि इस सिचुएशन में सरकार व्यय को बढ़ा देगी। तो ये इसका पहला पॉइंट था। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है, उसमें बात आती है कर की। कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है टैक्स। सपोज करो अभी आपको एक मार्कर चाहिए और ये मार्कर मिल रहा है मार्केट के अंदर 30 रुपए का, और 5 रुपए इसके ऊपर और एक्स्ट्रा लगे टैक्स के, तो 35 रुपीज का मार्कर आपको मिल रहा है मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ है, अब सरकार को पता चल गया है कि जो भी मार्कर है इसकी डिमांड कम होने लगी है, क्योंकि न्यून मांग की समस्या हो गई है। तो इसके ऊपर क्या कर देंगे? टैक्स को कम कर देंगे। अब जो इसके ऊपर टैक्स लग रहा था 5 रुपए, उसको घटा के कर दिया है कि अब सिर्फ इसके ऊपर 1 रुपए टैक्स लगेगा। तो पहले इसको खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 35 रुपए। लेकिन अब आप इसको कितने में खरीदोगे? 31 रुपए में, यानी कि खाली 31 रुपीज का ही आपको मिल जाएगा। तो 30 रुपए का तो इसको बनाने का चार्ज लगा है, 1 रुपए इसके ऊपर टैक्स लगा है, टोटल 31 रुपीज है। पहले ये 35 का था, क्योंकि 30 रुपीज तो इसको बनाने के और 5 रुपए इसके ऊपर टैक्स के। तो जब भी टैक्स जो होता है उसको कम कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से जो मांग होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर अधिमांग की समस्या होती है, जब लोग किसी सामान की ज्यादा मांग कर रहे हैं पहले से ही, तो सरकार ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? वो जो टैक्स होगा उसको बढ़ा देगी। जब टैक्स बढ़ जाएगा तो उससे प्राइस बढ़ जाएगा उस सामान का, और प्राइस बढ़ने से जो उसकी डिमांड है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अधिमांग में कर को बढ़ा दिया जाता है। और न्यून मांग की स्थिति, जब लोग मांग नहीं कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? लोगों को मांग करने के लिए प्रेरित करना होगा, तो जो कर होते हैं उसको घटा दिया जाता है। थर्ड इसका पॉइंट है सार्वजनिक ऋण। अब सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है जब सरकार जनता से पैसा उधार लेती है, यानी कि जनता से मांगा गया उधार। तो सार्वजनिक ऋण में जो भी लोग होते हैं सबसे पैसा लिया जाता है और सरकार उनसे पैसा लेकर सार्वजनिक ऋण का निर्माण करती है। जब अधिमांग की समस्या होती है, यानी कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, अब सरकार को पता चल गया लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं सामान की, तो उससे क्या होगा? उस टाइम पे सरकार इस सार्वजनिक ऋण को और बढ़ा देगी कि ज्यादा हमारे को पैसा दो। तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों के पास पैसा बचेगा नहीं। अब लोगों के पास पैसा नहीं बचा है, तो जो अधिमांग की समस्या वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। अब जब न्यून मांग की समस्या होती है, यानी कि लोगों के पास पैसा कम है, अब सरकार को पता है कि लोगों के पास पैसा है ही नहीं, तो उनसे उधार मांगने का और फायदा कुछ होगा नहीं, और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई डिमांड करेगा ही नहीं। तो न्यून मांग की समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या करेगी कि लोगों से जो पैसा मांग रही है उधार, उसको कम कर देगी। जैसे जैसे उधार मांगना कम करेगी, उसकी वजह से क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा बचने लग जाएगा। जब ज्यादा पैसा बचने लग जाएगा तो वो ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, और जो न्यून मांग की समस्या है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। तो अधिमांग की समस्या में सार्वजनिक ऋण को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इससे लोगों के पास पैसा जो होगा वो कम होने लग जाएगा और अधिमांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। न्यून मांग की समस्या में सार्वजनिक ऋण को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? लोगों के पास में पैसा बचने लग जाएगा और न्यून मांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब जो इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला, आरबीआई से उधार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लिया जाता है। हमें पता है कि सरकार जो होती है वो आरबीआई से कुछ पैसा उधार लेती है। तो सरकार आरबीआई से पैसा उधार लेकर अर्थव्यवस्था के अंदर मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। जब अधिमांग की समस्या होती है, जब लोगों के पास पैसे पहले से ही पैसा जो है वो ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो सरकार होती है वो आरबीआई से पैसा कम लेने स्टार्ट करेगी, यानी कि आरबीआई से जो उधार ले रही है उसको बंद कर देगी। और जब आरबीआई से जो उधार लिया जा रहा है उसको कम कर देगी, तो उसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा जाएगा। जब लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो अधिमांग की समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। जब न्यून मांग की समस्या होती है, यानी कि जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार क्या करेगी? आरबीआई से ज्यादा पैसा उधार लेगी। और जब आरबीआई से ज्यादा पैसा लिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादा मनी फ्लो किया जाएगा। उसकी वजह से जो लोग हैं उनके पास में ज्यादा पैसा आएगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो अपना सामान खरीदने के लिए मांग को बढ़ा देंगे और न्यून मांग की समस्या कम हो जाएगी। तो न्यून मांग की समस्या में आरबीआई से जो उधार लिया जाता है उसको बढ़ा दिया जाता है, और अधिमांग की समस्या में इसको कम कर दिया जाता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अब इसके बाद हम देखेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण, यानी कि जो आरबीआई होती है वो कौन सी नीतियों का निर्माण करती है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
जिसका आप फर्दर रीडिंग के लिए और रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि मौद्रिक नीति के क्या क्या घटक होते हैं, यानी कि आरबीआई द्वारा न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को सही करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मौद्रिक नीति के घटक है उनमें आता है बैंक दर और रेपो दर। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था कि जो आरबीआई होती है उसके हाथ में होता है बैंक रेट को फिक्स करना और रेपो रेट को फिक्स करना। अब बैंक रेट और रेपो रेट होता क्या है, बैंक दर वो दर होती है या रेपो दर वो दर होती है जिसमें जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए पहले वो लेते थे कमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो उन्हें 1 लाख के ऊपर 12,000 रुपए हर साल देना पड़ता था। सपोज करो कि अगर अधिमांग की सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन को सही करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी कि जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी, ब्याज की जो बाजार दर है वो भी बढ़ जाएगी। अब उससे क्या होगा, जो पहले 1 लाख रुपए वाणिज्यिक बैंक ले रहे थे 12,000 रुपए के इंटरेस्ट के ऊपर, अब वो उनको मिलेगा 20,000 रुपए के इंटरेस्ट के ऊपर। अब जब वाणिज्यिक बैंकों को महंगा पड़ रहा है, तो बाहर जब वो लोगों को मनी की सप्लाई करेंगे अर्थव्यवस्था में, तो उनको भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। और जब लोगों को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो लोग पैसे को लेना कम कर देंगे धीरे धीरे। तो अर्थव्यवस्था में जब भी अधिमांग की सिचुएशन होती है, यानी कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लग जाता है, जब लोगों के ऊपर जो मांग होती है यो बढ़ने लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को सुधारने के लिए आरबीआई क्या करता है, टाइम टाइम के ऊपर जो बैंक रेट होते हैं, रेपो रेट होते हैं, उनको बढ़ा देता है। बैंक दर और रेपो दर बढ़ने से क्या होगा, जो ब्याज की बाजार दर है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो लोग हैं वो मनी की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं और धीरे धीरे अधिमांग की जो सिचुएशन है वो कम हो जाती है। तो अधिमांग में बैंक दर और रेपो दर को बढ़ाया जाता है। न्यून मांग की स्थिति जिससे बिल्कुल अलग होती है, यानी कि इससे बिल्कुल विपरीत। न्यून मांग की स्थिति में लोगों को पैसे की जरूरत होती है ज्यादा, तो बैंक क्या करता है, जो आरबीआई बैंक होता है वो रेपो दर को और बैंक दर को कम कर देता है। जब बैंक दर और रेपो दर कम हो जाएगी, तो उससे जो ब्याज की बाजार दर है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक को भी कम रेट पर पैसा मिलेगा और वो बाहर लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे पाएंगे। तो जितने भी लोन्स वगैरह होंगे, तो उनको लोगों में ज्यादा बांटा जाएगा, उसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, उसकी वजह से न्यून मांग की जो स्थिति है वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो बैंक दर और रेपो दर को न्यून मांग में घटा दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है विपरीत रेपो दर। जो रेपो दर होती है वो एक ऐसी दर होती है जिसमें वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों से पैसा लेते हैं और उनको इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि उनको ब्याज देते हैं। विपरीत रेपो दर में क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि जो आरबीआई होता है, वो कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है और उनको उसके बदले में ब्याज देता है। तो जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग की सिचुएशन होती है, यानी कि लोगों के पास में ज्यादा पैसा पहुंचा हुआ है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वस्तुओं की, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, विपरीत रेपो दर को बढ़ा देगा। विपरीत रेपो दर बढ़ने से जितने कमर्शियल बैंक है वो लोगों को पैसा देने की बजाय आरबीआई को पैसा देने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है लोगों को हम दे रहे हैं, इतने रुपए मिलेंगे हमें इंटरेस्ट के, और अगर हम आरबीआई को देंगे तो हमें इतने पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट के। तो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं देश के अंदर, यानी कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो अपने पैसे को आरबीआई के पास ले जाकर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को पैसा मिलना कम हो जाता है। लोगों के पास कम पैसा जाएगा, उसकी वजह से जो अधिमांग की सिचुएशन होती है, यानी कि लोगों को जो ज्यादा मांग की सिचुएशन है वो सुधर जाती है। तो आरबीआई क्या करता है, विपरीत रेपो दर को बढ़ा देता है अधिमांग में। दूसरी तरफ जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, यानी कि जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है कि विपरीत रेपो दर को कम कर देता है, कि अगर तुम मेरे को पैसे दोगे तो मैं उसके ऊपर तुम्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो आरबीआई को पैसा नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है उससे तो उनको कम पैसा मिलेगा, तो वो लोगों में पैसा बांटने स्टार्ट कर देते हैं। अब लोगों को जब पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जब उनको लोगों को लोन्स मिलेगा, उसकी वजह से उनके पास में पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा, उसकी वजह से जितनी भी मांग होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और न्यून मांग की सिचुएशन सुधर जाएगी। तो न्यून मांग में विपरीत रेपो दर को कम कर दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, तो आरबीआई को पता होता है लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो ऐसी सिचुएशन को सुधारने के लिए वो प्रतिभूतियों को बेचना स्टार्ट कर देता है। जब आरबीआई लोगों को प्रतिभूति बेच देता है और उसके बदले में लोगों से पैसा ले लेता है, अब लोगों के पास पैसा तो है ही नहीं,
उनके पास में खाली बॉन्ड्स बच जाते हैं, यानी कि प्रतिभूतियां बच जाती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो लोगों के पास पैसा था वो सारा उन्होंने आरबीआई को दे दिया है, क्योंकि उसके बदले में उन्होंने प्रतिभूति खरीद ली है। और प्रतिभूति खरीदने की वजह से जब आरबीआई के पास में पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा बचा नहीं है, तो अधिमांग की सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। दूसरी तरफ जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन को सही करने के लिए आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों को खरीदना चालू कर देगा। अब जब आरबीआई प्रतिभूतियों को खरीद लेगा, उसकी वजह से लोगों के पास पैसा जाएगा, कि उनको पैसा दे दिया और उनसे प्रतिभूति खरीद ली। और जब लोगों के पास पैसा चला गया, तो लोग उससे धीरे धीरे अपनी डिमांड बढ़ानी स्टार्ट कर देंगे और न्यून मांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अधिमांग की समस्या में जब लोगों को पैसे की जरूरत नहीं होती है, तो आरबीआई उनसे प्रतिभूतियों को बेच देता है और उनसे पैसे ले लेता है। न्यून मांग की समस्या में जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो आरबीआई क्या करता है, प्रतिभूतियों को खरीद लेता है और लोगों को पैसा दे देता है, जिससे न्यून मांग की समस्या सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ इसके 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं देश के अंदर, उनको क्या करना पड़ता है, अपने जो उनकी कुल जमा होती है उसमें से कुछ न्यूनतम हिस्सा, यानी कि कुछ एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा रेशियो होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो उसको हम सीआरआर बोलते हैं। एसएलआर होता है एक ऐसा हिस्सा कि जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो जब भी क्वेश्चन ये आए, वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 6 में इनके बारे में डिटेल से चर्चा की हुई है, वो सारी वीडियो भी आपको स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अधिमांग की समस्या को सुलझाने के लिए केंद्रीय बैंक सीआरआर को बढ़ा देता है और एसएलआर को बढ़ा देता है। सीआरआर एक ऐसा हिस्सा होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। एसएलआर एक ऐसा हिस्सा होता है जो वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो जब ये दोनों हिस्से बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो वाणिज्यिक बैंक है, उनकी मनी क्रिएशन की जो पावर होती है, यानी कि मुद्रा सृजन की जो पावर होती है, वो कम हो जाती है। जब उनकी मुद्रा सृजन की शक्ति कम हो जाएगी, तो लोगों को वो कम पैसा दे पाएंगे, और जब लोगों के पास कम पैसा जाएगा, तो उससे अधिमांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अधिमांग की सिचुएशन में केंद्रीय बैंक सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है। सीआरआर एसएलआर बढ़ने से क्या होगा, जो लोगों के पास पैसा जा रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के मुद्रा सृजन की शक्ति कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, यानी कि जब लोगों के पास में कम पैसा होता है, तो आरबीआई क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर को घटा देता है। सीआरआर और एसएलआर जब घट जाएगा, तो उसकी वजह से कमर्शियल बैंक की, यानी कि वाणिज्यिक बैंक की मनी क्रिएशन की पावर बढ़ जाएगी, और जब उनकी मनी क्रिएशन की पावर बढ़ जाएगी, तो वो लोगों को ज्यादा पैसा दे पाएंगे, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, तो उनकी जो न्यून मांग की समस्या वो सॉल्व हो जाएगी और अर्थव्यवस्था दोबारा संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सीमांत आवश्यकता। ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है, सपोज करो कोई पर्सन है जिसके पास अभी 100 रुपए का सामान है और बैंक उसको 60 रुपए ही दे रहा है, यानी कि 40 रुपए अपने पास रख रहा है, तो 40 रुपए को हम बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। अधिमांग की सिचुएशन में क्या होता है, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। अब जब सीमांत आवश्यकता बढ़ जाएगी, यानी कि अगर बैंक ने बोला है कि वो 50 रुपए अपने पास रखेगा और 100 रुपए में से 50 रुपए देगा लोगों को, तो 50 रुपए उसने अपने पास रख लिए बैंक ने, तो उसकी मदद से क्या होगा, लोग डिमांड करना कम कर देंगे धीरे धीरे पैसों की, क्योंकि वो जो उनका सामान है उसके बदले में उनको कम पैसा मिल रहा है। तो अधिमांग की सिचुएशन में क्या होता है, सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है। जब सीमांत आवश्यकता बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो पैसे की डिमांड करना कम कर देते हैं। इससे दूसरी तरफ जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, यानी कि जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो जो सीमांत आवश्यकता है उसको कम कर दिया जाता है। जब सीमांत आवश्यकता को कम कर देंगे, तो उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसों की डिमांड करने लग जाएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और न्यून मांग की सिचुएशन सुधर जाएगी। तो सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है कि जितना किसी पर्सन के पास कोई सामान होता है और उसमें से जितना उसको लोन मिल रहा है, तो जो बाकी का पैसा बच जाता है उसको सीमांत आवश्यकता कहते हैं। सीमांत आवश्यकता अभी 40 है तो लोगों को 60 रुपए मिल पा रहे हैं। अगर सीमांत आवश्यकता 50 कर दी जाए, तो लोगों को सिर्फ 50 रुपए मिल पाएंगे। तो अगर सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा मिलता है और लोगों में पैसे को लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होने लग जाती है, और उसकी वजह से अधिमांग की सिचुएशन सुधरने लग जाती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर नैतिक दबाव। जब आरबीआई को ये लगने लगता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अधिमांग की सिचुएशन है, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा जा चुका है, अब लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा सभी कमर्शियल बैंकों की अब तुम सख्त बनो, यानी कि जितना तुम पैसा दे रहे हो उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो। तो आरबीआई उनको कंट्रोल करने के दिशा निर्देश देता है। जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, तो आरबीआई उनको बोलता है कि अभी लोगों के पास पैसा नहीं है, अभी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति है, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा
हमें फ्लो करना है। तो न्यून मांग में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बोलेगा कि आप पैसा देने में उदारता बनाए रखें, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। इसकी वजह से क्या होगा, न्यून मांग की स्थिति सुधारी जा सकेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी। तो आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर नैतिक दबाव भी डाला जाता है। अब लास्ट का इसका पॉइंट है कि साख राशनिंग। साख राशनिंग का मतलब होता है कि जब साख की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, इस वाले सेक्टर में इतना ही पैसा दिया जाना चाहिए, इस वाले सेक्टर में इतना पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। तो जब भी आरबीआई साख की राशनिंग कर देता है अर्थव्यवस्था में, तो उससे अधिमांग की सिचुएशन सुधरने लग जाती है। अधिमांग में साख की सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि इस वाले सेक्टर में सिर्फ इतना ही पैसा दिया जाएगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। न्यून मांग में क्या होता है, साख की राशनिंग अगर होती है पहले से अर्थव्यवस्था में तो उसको हटा दिया जाता है। इसको हटाने से न्यून मांग की स्थिति सुधरने लग जाती है, क्योंकि सभी सेक्टर्स में बराबर बराबर पैसा मिलने लग जाएगा। जब सभी सेक्टर्स में बराबर पैसा आएगा, सभी लोगों के पास बराबर पैसा आएगा, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास में जो तरलता है वो बढ़ने लग जाएगी और उनकी डिमांड जो है, मांग, वो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो मौद्रिक नीति के घटक कहे जाते हैं, जिनकी मदद से आरबीआई न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को सॉल्व कर पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसका फर्दर रीडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती कंप्लीट, जिसमें हमने देखा है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाती है। इसके अलावा न्यून मांग और अधिमांग को सही करने के लिए आरबीआई क्या कदम उठाती है, उसको भी हमने देख लिया है। आरबीआई के द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं उनको हम मौद्रिक नीति के उपकरण बोलते हैं। सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं उनको हम राजकोषीय नीति के उपकरण बोलते हैं। आई होप ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आया होगा एक एक टॉपिक। अब इसके बाद जब आप बुक के अंदर इन टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है और कैसे कैसे इनको समझना है। तो इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।